जहां में मेरे हिस्से का कुछ काम बाकी है, शायद अभी कुछ दर्दों पे मेरा नाम बाकी है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आकांक्षा आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे कार्यक्रम शब्दों के सारथी में। जी हाँ, शब्दों के सारथी, जहां पर हमारे कवि शब्दों को पंक्तियों के रूप में पिरोकर उनको कविता के रथ में सवार कर सारथी बन जाते हैं। आज हमारे साथ शब्दों के सारथी में मौजूद हैं शब्दों के सारथी विकास चौधरी निर्भय जी। सर, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। जी, तो सर मेरा सबसे पहला एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही साधारण सा सवाल है कि आपने अपने नाम के आगे निर्भय क्यों लगाया? देखिए, वैसे तो मैं स्वभाव से भी निर्भय ही हूँ जी, लेकिन निर्भय लगाने का एक खास मकसद ये भी है कि मैं एक कवि हूँ। बिल्कुल। और जिस कवि की कलम निर्भय ना हो और निष्पक्ष ना हो तो क्या वो निर्भय होकर निष्पक्षता से लिख पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो ताकि मेरी कलम निर्भय होकर निष्पक्षता से लिखे, इसलिए मैंने अपने नाम के आगे निर्भय लगाया। आपने अपने नाम के आगे निर्भय लगाया, आपने किसके लिए लगाया? अपने लिए या फिर लोगों को एक संदेश देने के लिए कि आपकी कलम जो है किसी बंदिश की मोहताज नहीं है? जी, मेरी कलम किसी बंदिश की मोहताज नहीं है, और जो कलम किसी बंदिश की मोहताज होती है वह कलमकार नहीं हो सकता। वह कलाकार हो सकता है मगर कलमकार नहीं हो सकता। आपकी मतलब जो भाव रहते हैं, आपकी शैली क्या है जब आप लिखना शुरू करते हैं कोई भी कविता? देखिए, वैसे तो मुझे वीर रस के लिए जाना जाता है, ओज के लिए जाना जाता है। जी। लेकिन मैं अपने मन से बताऊं तो मैंने अपने आप को ऐसे किसी भाव में बांधे के नहीं रखा है। जी। मैं विषय पे आधारित लिखता हूं। यदि दिल्ली में निर्भया का कांड होता है तो मैं उसके लिए भी लिखता हूं। जी। जब मैं सड़क किनारे कटते हुए पेड़ देखता हूं तो मैं उस पेड़ का दर्द भी लिखता हूं। जब मैं गंगा को गंदी होते हुए देखता हूं तो मैं माँ गंगा के लिए भी लिखता हूं। और जब मैं सरहद पर अपने सैनिक को मरते हुए देखता हूं तो मैं उसके लिए भी लिखता हूं। तो अभी जो पुलवामा हमला हुआ है तो आपने क्या उसके लिए कुछ लिखा? हाँ, मैंने लिखा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ सुनाना चाहेंगे? मैं 2 लाइनें गुनगुना देता हूँ। मैंने जब देखा वहाँ पर तो मन बहुत ही व्यथित हुआ मेरा। जी, स्वाभाविक है। तो मैंने तब लिखा कि पहली 2 लाइनें तो मैंने मोदी जी के लिए लिखी कि पाक की उस नापाक जमी को, पाक की उस नापाक जमी को उनके लहू से रंग कर दो, उनके लहू से रंग कर दो। अरे पाक की उस नापाक जमी को उनके लहू से रंग कर दो, उनके लहू से रंग कर दो। यदि गोली का उत्तर गोले से, यदि गोली का उत्तर गोले से, यदि आग का उत्तर शोले से नहीं दे सकते तो फिर देश थमा दो सेना को। संसद को तुम भंग कर दो, संसद को तुम भंग कर दो। और आर पार की कर लेने दो, आर पार की कर लेने दो। मोदी जी बस आज तो ऐलाने जंग कर दो, आज तो ऐलाने जंग कर दो। ये तो मैंने मोदी जी के लिए लिखा। और 2 लाइनें मैंने फिर लिखी पूरे हिंदुस्तान के लिए कि जो मेरे देश के सैनिक जो हैं, जब वो सीमा पर शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवार का जो हाल है वो हाल कल्पनाओं से परे है। तो फिर उनके लिए लिखा मैंने कि जनता को बताने के लिए कि उनके परिवार के लिए हमें क्या करना है। कि कल अपने लहू से सींचा था वतन को, वो अपने लहू से सींचते हैं इस वतन को। कि अपने लहू से सींचा था वतन को, अपने लहू से सींचा था वतन को, इसलिए मिट्टी में आज तक लाली है, इसलिए मिट्टी में आज तक लाली है। घर का वर्णन करता हूँ। एक लाचार सा बूढ़ा बाप है घर में, जिसका बेटा शहीद हो गया वो लाचारी हो जाता है बूढ़ा बाप, एक ही बेटा था उसका। कि एक लाचार सा बूढ़ा बाप है घर में, माँ तो मर गई सदमे से, उसकी खटिया खाली है। एक इतना सा बेटा है उसका, एक इतनी सी बेटी है,
घर में देवी जैसी विधवा घर वाली है, विधवा घर वाली है। आप सबको क्या करना है उनके लिए, जो अपने वतन के लिए जब उसे सींच के, एक इतना सा बेटा है उसका, एक इतनी सी बेटी है, घर में देवी जैसी विधवा घर वाली है। कल तक वो करता था रक्षा तुम्हारी, कल तक वो करता था रक्षा तुम्हारी, अब तुम सबको मिलकर करनी इनकी रखवाली है, करनी इनकी रखवाली है। कल अपने लहू से सींचा था वतन को, इसलिए मिट्टी में आज तक लाली है। पुलवामा के बाद मैंने ये लिखा, मैंने 2-3 लाइनें गुनगुनाई आपको। कविता तो लंबी है मगर जी भाव ये। तो आपको लगता है कि आपकी इस तरह की कविताओं के लिखने से समाज में कुछ परिवर्तन आएगा? क्या लगता है आपकी बात जहाँ तक पहुँचनी चाहिए, क्या वो वहाँ तक पहुँच पाएगी? देखिए, मैं तो प्रयास करता हूँ जी, प्रयास महत्वपूर्ण होता है, बिल्कुल। फल ईश्वर के हाथ होता है। तो मैं अपना प्रयास करता हूँ। जब समय आएगा और लोग मुझसे पूछेंगे कि जब देश में ऐसे ऐसे मंजर हो रहे थे जी, तो आप क्या कर रहे थे, तो मैं बहुत ही शांत स्वभाव से कह दूंगा, मैंने प्रयास किया था। जी, तो आप अपने मन पर कोई भी मतलब बोझ नहीं रखना चाहते। जी। आप जो भी है उसको अपने शब्दों के रूप में, अपनी कविताओं के रूप बिल्कुल। में बिल्कुल उसको निकाल देना चाहते जी हैं। बिल्कुल। चलो, हमने एक ऐसा सुना है कि आपने दुनियादारी पर कोई कविता लिखी है, तो उसकी कुछ पंक्तियां सुना दीजिए। वैसे तो मैंने बहुत लिखा है दुनियादारी जी, पे, जी। लेकिन मैं कुछ मुझे याद जो पंक्तियां आ रही हैं अभी वो मैं सुनाता हूँ कि मैं जिंदगी को किस रूप में मैं जिंदगी को जी। देखता हूँ। मेरा नजरिया जिंदगी जी, के जी, प्रति बिल्कुल। सकारात्मक जी। नजरिया है कि बहुत ही मजेदार है जिंदगी, बहुत ही मजेदार है जिंदगी, मगर इसमें खतरा भी बहुत है। बहुत ही मजेदार है जिंदगी मगर इसमें खतरा भी बहुत है। कभी समंदर नहीं काफी, कभी कतरा भी बहुत है। बहुत ही मजेदार है जिंदगी मगर इसमें खतरा भी बहुत है। कभी समंदर नहीं काफी, कभी कतरा भी बहुत है। और बस यही फलसफा जिंदगी है, इसे जी भर के जी। बस यही फलसफा जिंदगी है, इसे जी भर के जी। ये जितनी मिलती है, ये जैसे मिलती है, ये जहां भी मिलती है, इसकी हर एक बूंद को पी। ये मेरा फलसफा है। जिंदगी जैसे भी जिस हाल में भी मिलती है उसको स्वीकार करना चाहिए। जब तक जिंदा हैं, जिंदा दिली से जिएंगे। जब ईश्वर चाहेगा सांसें पूरी हो जाएंगी तो उसके साथ चल देंगे। जी, बहुत खूब कहा आपने। मतलब ये जो आपकी कविता है, ये पंक्तियाँ, ये लोगों को जीवन जीने की और उसको जी भर के जीने की प्रेरणा देने वाली हैं। धन्यवाद धन्यवाद। जी, तो विकास जी, ये तो हुई आपके मतलब कवि होने की बात। अब आपकी जीवन का जो एक दूसरा, हम उसे सेगमेंट बोल सकते हैं, वो है एक समाज सेवी के रूप में। जी जी, तो मतलब आप किस तरह की समाज सेवा करते हैं? मैं तो ऐसा मानता हूँ कि जी, जी, सेवा करने के लिए ना तो किसी तरह की ज़रूरत है, जी, ना किसी स्थान की ज़रूरत है, ना किसी संगठन की ज़रूरत है, ना किसी शहर की ज़रूरत है। बस आपके अंदर एक अच्छा दिल, भावुक दिल होना चाहिए। यदि मैं जा रहा हूँ कहीं, ये मेरा शहर है रुड़की, यहाँ पे लोग मुझे समाज सेवक के रूप से देखते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं आपको एक सहारनपुर की घटना बताता हूँ। बिल्कुल। हालांकि उस समय मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो एक सेना का एक ट्रक था, जी, जिप्सी थी, सॉरी, ट्रक जी, में जी, एक सैनिक हाँ। उसमें अंदर बैठा हुआ था और एक सैनिक धक्का लगा रहा था। जी, और भरी रोड, घंटाघर, सहारनपुर घंटाघर पे जी। कितने आदमी होंगे आप देख सकते हैं। वो तो हमेशा भरा ही रहता है ना। जी, जी, हल्की हल्की बारिश पड़ रही थी। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तो मैंने देखा कि एक फौजी अंदर बैठा है और एक फौजी धक्का लगा रहा है और एक फौजी उसको धकेल नहीं पा रहा है। मैंने अपनी गाड़ी साइड में लगाई, अपनी पत्नी को कहा आप 2 मिनट के लिए बैठिए। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने बिना कुछ कहे उस फौजी के साथ मैं धक्का लगाने लगा और वो धक्का लगाने के बाद उनकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। जी, तो क्या मैं ये इसलिए बता नहीं सकता किस तरह, कहीं पानी का नल खुला हुआ है, जी, मेरा कितना जरूरी काम है, मैं रोक के अपनी गाड़ी पानी का नल बंद कर देता हूँ। तो सेवा मुझे जहाँ पे भी जब कहीं लगता है कि मुझे यहाँ होना चाहिए, यहाँ मेरी ज़रूरत है, मुझे कुछ करना चाहिए, मैं वहाँ करता हूँ।
तो इसका अर्थ ये निकल के आता है कि आपको समाज सेवा के लिए कोई स्थान, कोई संसाधन की आवश्यकता नहीं है। संसाधन की आवश्यकता हो सकती है, स्थान की आवश्यकता नहीं। स्थान की आवश्यकता नहीं है। तो आप समाज सेवा करने के पीछे आपका उद्देश्य क्या है? क्या ये सिर्फ एक भाव से जुड़ी हुई बात है, या फिर इसके ऊपर पीछे आपका कोई और भी मतलब एक दृष्टिकोण है, या फिर जिसको हम विजन बोलते हैं? देखिए, मुझे इन सब चीज़ों को करने से आत्मिक संतुष्टि मिलती है। मुझे अच्छा लगता है किसी की मदद करना, तो इसलिए मैं करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि समाज में कुछ परिवर्तन आए। कुछ कुरीतियाँ हैं, कुछ गलतियाँ हैं, लोग स्वार्थी होते जा रहे हैं, लोगों के अंदर इंसानियत का भाव खत्म हो रहा है। तो शायद मुझे देख के 1% लोग बदले, 1% को देख के कोई 5% बदले, कुछ तो बदलाव है, कुछ तो चेंज हो। तो इसलिए मैं करता हूँ जी। अच्छा, जैसे आप समाज सेवा करते हैं तो आप क्या किसी समाज सेवी संगठन, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं, या फिर आप एक अपने व्यक्तिगत तौर पे इसको कर रहे हैं? नहीं, मैं एनजीओ से किसी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, और ना ही मुझे कभी ज़रूरत महसूस देती है एनजीओ की। मेरा अभी भी वही मानना है जो मैंने आपको पहले भी बताया था अभी, कि मुझे नहीं लगता अच्छा काम करने के लिए कभी भी किसी स्थान की, किसी संगठन की या किसी व्यक्ति की ज़रूरत होती है। अच्छा काम आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी समय कर सकते हो। लेकिन एक दायरा हो जाता है ना, जब हम अकेले काम कर रहे हो, जब हमारे पास लोग होते हैं, एक मतलब पूरा टीम होती है, तो हम ज़्यादा लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो आपको कभी मतलब लगा नहीं कि आपको इस तरह किसी संगठन से जुड़ जाना चाहिए? नहीं, मैं संगठन, मुझको बुला लेते हैं, मैं चला जाता हूँ। संगठन में शक्ति है, ये तो हमने सुना ही है। जब मुझे संगठन बुलाते हैं जी, तो मैं संगठन के साथ भी काम करता हूँ। जी जी। लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात यह है कि मैं संगठन के साथ तो काम करता हूँ, मगर मैं संगठन के लिए काम नहीं करता। अच्छा, तो आप संगठन का सहयोग करते हैं, लेकिन संगठन के लिए कार्य मैं उस व्यक्ति के लिए काम करता हूँ जिस व्यक्ति के लिए संगठन काम कर रहा है। और मैंने अक्सर देखा है संगठन व्यक्ति के साथ काम करते करते अपने संगठन के लिए काम करने लगते हैं। तो मैं अपना काम करता हूँ संगठन के साथ, और काम करने के बाद फिर अपने रास्ते में चल देता हूँ। मतलब जब उद्देश्य पूर्ति हो जाती है तो आप दोबारा अपना रास्ता पकड़ लेते हैं? मैं अपना रास्ता पकड़ लेता हूँ, मुझ संगठन का हिस्सा होकर नहीं रहता। मुझे, मेरे रास्ता लंबा है, मैं अपने रास्ते निरंतर चलता रहता हूँ। जी। तो ये तो हुई मतलब आपकी समाज सेवी जीवन की बात। अब हम बात करें कि आपको हमने मतलब बहुत बार देखा है कि मतलब शहर में कुछ धरना प्रदर्शन हो, या फिर अभी जो पुलवामा हमला हुआ उसके बाद धारा 370 का विरोध करने के लिए आप भी पहुंच चुके थे, हमने आपको देखा है वहाँ पर। जी। तो आप ये किस उद्देश्य से करते हैं? क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? क्या आप कोई चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्योंकि अभी हम देख सकते हैं चुनाव का मौसम है। बिल्कुल। 7 दिन तक लगातार धरने पे बैठा। जी। फिर उसके बाद जब ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई, जी जी जी, उसके बाद युद्ध का माहौल, जो देश का माहौल युद्ध काल में चला गया, तो फिर मैंने धरना स्थगित कर दिया। वो अब उसको आंदोलन के रूप में चलेंगे। रही बात राजनीति की, राजनीति मेरा ना तो विषय है ना ही मेरा स्वभाव है। और अच्छा काम करने के लिए जरूरी नहीं कि आपको राजनीति में ही जाना पड़े। तो मेरा राजनीति में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं जब सेवा करता हूँ, आप लोग देखते होंगे कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत से संगठन, बहुत से लोग सोशल वर्क करने लगते हैं जी। लेकिन जब चुनाव के बाद वो खत्म हो जाते हैं। मैं तो 12 महीने करता हूँ, मैं लगातार निरंतर करता हूँ। जब मैं कुत्तों को खाना खिलाता हूँ, शहर के सभी डॉग्स का इलाज करता हूँ मैं, मेरे बैग में हमेशा दवाई, हमेशा खाना, रोटियाँ रहती हैं। शहर के भिखारियों का इलाज करता हूँ, ठीक है। क्या वो कुत्ते मुझे वोट देंगे? क्या वो गायें जिनका ट्रीटमेंट मैं करता हूँ, क्या वो गायें मुझे वोट देंगी? क्या वो पागल व्यक्ति जिसका मैंने 2-3 महीने लगातार अपने हाथों से पट्टी कीड़े निकाले उसके, क्या वो पागल व्यक्ति मुझे वोट देगा? शायद नहीं। तो जब मेरे लिए जानवर, पशु, पक्षी, कीड़े हों या मकोड़े हों, मैं भेद नहीं करता। मुझे सेवा करनी है। राजनीतिक लोग सिलेक्टेड सेवा करते हैं, मैं सिलेक्टिव नहीं, मैं कलेक्टिव सेवा करता हूँ। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, आप कलेक्टिव सेवा करते हैं। लेकिन एक बात और भी तो आती है, मान लो वो कुत्ता आपको वोट नहीं देगा, लेकिन लोग जब आपको देखेंगे ये सब करते हुए, तो वो लोगों के मन में तो आपके प्रति एक अच्छी छवि बनेगी, वो तो आपको वोट दे सकते हैं। तो कभी कभी उद्देश्य जो है वो इनडायरेक्ट भी तो हो सकता है। जी, आपने बिल्कुल बहुत ही अच्छा सवाल किया कि वो मुझे वोट दे सकते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे उनका वोट नहीं चाहिए। जी। मुझे उनके अंदर वो भाव जागृत चाहिए कि वो कल जब मैं ना जाऊं तो वो उन कुत्तों का इलाज करना शुरू कर दें। जी। मुझे वो भाव, मुझे वोट चाहिए नहीं उनका, मुझे सपोर्ट चाहिए। जी। लोग मुझे सपोर्ट करें, जरूरी नहीं कि वो सपोर्ट वोट के रूप में ही हो, वो सपोर्ट आप मुझे फॉलो करें। जी। मेरे प्रयास को आप सराहें और सराहने के बाद उसको आगे बढ़ाएं।
वो बदलाव चाहता हूँ। जरूरी नहीं कि एक गद्दी पे बैठ के ही बदलाव लाया जा सकता है। आज तक जितने भी बदलाव दुनिया में हुए हैं आध्यात्म से हुए हैं, राजनीतिक बदलाव एक भी नहीं हुआ। आप एक पूरी हिस्ट्री में उठा के एक भी बदलाव नहीं देख सकते। जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं वो बगैर राजनीति के हुई हैं। जो कवि हमारे सामने आज बैठे हैं, जो शब्दों के सारथी आज हमारे सामने बैठे हैं, अगर उनकी कल्पना की बात करूं, क्योंकि कवि की जो जीवन में होता है वो कल्पना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रहती है, तो आप अपनी कल्पना में समाज को, अपने शहर रुड़की को, देश को कैसा देखना चाहते हैं? मैं अपनी कल्पनाओं को साकार होते हुए देखना चाहता हूँ इस रूप में कि अगर रुड़की की ही बात करूं मैं, तो रुड़की एक विश्व में मिसाल बने जी इंसानियत की, मोहब्बत की। जी दुनिया में लोग कहें कि रुड़की के लोग इतने प्यार करने वाले हैं एक दूसरे से, न वहाँ पर जात पात है, न वहाँ पर धर्म और मजहबवाद है, न वहाँ पर प्रांतवाद है। वहाँ पर सिर्फ प्रेम है एक दूसरे से, भाईचारा है, राष्ट्रवाद है। मैं एक इस तरह का शहर, इस तरह का समाज देखना चाहता हूँ जहाँ पर ये जातिवाद, ये प्रांतवाद, भाषावाद, आतंकवाद ये ना हो। अगर हो तो भाईचारा हो, आपस में प्रेम हो, देशभक्ति हो, राष्ट्रीयता हो। इस तरह का मैं एक कल्पना में देखता हूँ। बहुत ही साधारण कल्पना है आपकी, लेकिन ये बहुत ही खूब है। आपने काफ़ी अच्छा सोचा है अपने शहर के लिए। जैसे कि हम बात कर रहे थे देश की, तो देश की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति जो फिलहाल है वो है देश का युवा। तो आप अपने देश के युवा को कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया जी, क्योंकि अभी मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे देश का काफ़ी बड़ा वर्ग युवाओं का एक भटका सा है, सहमा सा है। एक सुसाइड नाम की बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, यहाँ पर नशा बढ़ रहा है और आत्मविश्वास की कमी मैं अपने देश के युवाओं में देखता हूँ, कुछ युवाओं में जी। तो जो मेरी कल्पनाओं का युवा है वो कैसा होना चाहिए, मैं बल्कि तमाम युवाओं से मुखातिब होते हुए कहता हूँ कि विकास चौधरी के नज़रिए से, निर्भय के नज़रिए से युवा कैसा होना चाहिए। मेरी कुछ पंक्तियाँ हैं, मैं निवेदित कर देता हूँ जी, बिल्कुल। मेरे देश की युवाओं तक पहुँचे कि मैं कि उठो सूर्य से तेज छीन लो। युवा से कहता हूँ, सूर्य से ज़्यादा तेज किसी में नहीं होता, कि उठो सूर्य से तेज छीन लो, चलो वायु से वेग छीन लो। पृथ्वी का संबल तुम ही हो, अभिमन्यु का आत्मबल तुम ही हो। पृथ्वी का संबल तुम ही हो, अभिमन्यु का आत्मबल तुम ही हो। उठो समुद्र से नीर छीन लो और किस्मत का रोना मत रो, किस्मत का रोना मत रो। कर्मयोगी बनो, उठो भाग्य से अपनी तकदीर छीन लो, उठो भाग्य से अपनी तकदीर छीन लो। अरे तुम अगर चाहो तो आज ही पाक से अपना कश्मीर छीन लो, तुम अगर चाहो तो आज ही पाक से अपना कश्मीर छीन लो। और उन युवाओं के लिए जो घबराए हैं, सहमे हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, उनके लिए है कि लहू मांगती है ये जमीन, तुम इसे रक्त से सींच दो। अरे लहू मांगती है ये जमीन, तुम इसे रक्त से सींच दो। और राह में अगर आए मौत भी तो मौत का भी गला भींच दो। राह में अगर आए मौत भी तो मौत का भी गला भींच दो। और तेरे हौसलों से कम है यम के भी हौसले, तेरे हौसलों से कम है यम के भी हौसले। तुम अगर चाहो तो मौत के मुंह से भी जिंदगी खींच दो, तुम अगर चाहो तो मौत के मुंह से भी जिंदगी खींच दो। अरे हटो शेरों से क्या भेड़ियों के झुंड लड़ेंगे, अरे हटो शेरों से क्या भेड़ियों के झुंड लड़ेंगे। तुम तो उस परिपाटी के वाहक हो, अरे मुंड कटे तो रुंड लड़ेंगे, मुंड कटे तो रुंड लड़ेंगे। ऐसा मेरे देश का युवा होना चाहिए, इतना आत्मविश्वासी युवा होना चाहिए मेरा। बहुत खूब कविता कही। मुझे ऐसा लगता है, मुझे व्यक्तिगत तौर पे ऐसा लगता है कि इस कविता को सुनने के बाद हमारे देश के युवा हैं जो उनके अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास आएगा और उनके अंदर की चेतना जाग उठेगी और वो एकदम कर्मशील होकर, कर्मवीर होकर अपने जीवन के पथ पर आगे बढ़ेंगे और देश को भी आगे बढ़ाएंगे। विकास जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें की, इतना कुछ सीखा। नहीं, धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत। और मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के सानिध्य में मैं आया और कुछ संदेश भी मैं दे सका समाज को, तो मेरा भी ये सौभाग्य है। और आप लोगों को मेरी शुभकामनाएं। आप समाज के हित में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
आपका धन्यवाद। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद थे कवि विकास चौधरी निर्भय जी, जिन्होंने हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें की, युवाओं को संबोधित किया और उन्हें एक नई मोटिवेशन दी, उनको एक नई चेतना दी। इसी के साथ फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, लेकिन हम अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे किसी और नई शख्सियत के साथ। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए नो योर सिटी के साथ। धन्यवाद। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।